हेलो सभी को। आप शायद सोचते होंगे कि साइंस का मतलब लेटेस्ट लैब्स, बेहतरीन खोज और अद्भुत एक्सपेरिमेंट्स होता होगा, पर ऐसा ना सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। भाई साहब आपको बताऊं, असली जिंदगी में ना एक रिसर्चर का जो काम होता है बहुत ही सिंपल और इजी होता है। और जो बड़ी बड़ी खोजें होती है ना, वो वर्षों या दशकों में सिर्फ एक ही बार होती है। और लैब्स ज्यादातर सिंपल, अनइम्प्रेसिव होती हैं और उसके एक्सपेरिमेंट्स बिना किसी काम के लगते हैं। हालांकि ये जरूरी भी होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मस्कीटो बाइट्स। जब हम किसी जहरीले जानवर के बारे में पढ़ते हैं तो एक सवाल आता है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये जानवर जहरीला है भैया? जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट। कई बार ये इन जानवरों को खुद पर भी टेस्ट करते हैं भैया, ऑप्शन ही नहीं है कोई। अमेरिका के फेमस एंटोमोलॉजिस्ट जस्टिन शिमिट ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने स्टिंग पेन इंडेक्स बनाने के लिए अपने आप को हजारों जहरीले जानवरों से कटवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक्सप्लोरर है पेरान रोस, उनको भी ऐसा ही करना पड़ा था, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो पूरी तरह डिफरेंट था। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, वोल्बाचिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसको मच्छरों के शरीर में पहुंचाते हैं, जिससे वो खतरनाक डेंगू फीवर को रोक सके। ये बीमारी हर साल लगभग 4 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट करती है और इस बीमारी से कुछ लोगों के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग जैसे हानिकारक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। तो रॉस भैया क्या करते हैं, मच्छरों को अपने हाथ पर जबरदस्ती काटने देते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करते हैं। और अभी तक उन्हें काफी अच्छे नतीजे मिले हैं। उदाहरण के लिए नॉर्थ क्वींसलैंड में कई दिनों से डेंगू का एक भी केस नहीं मिला है। हालांकि पूरी दुनिया से इस फीवर को निकालने के लिए साइंटिस्ट को मैनुअली हर मच्छर को यह बैक्टीरिया देना होगा और ऐसा करने में दशकों लग सकते हैं भैया। म्यूजिक थेरेपी। आपने शायद ये बात सुनी होगी कि म्यूजिक से भैया इंसान की शारीरिक और मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। म्यूजिक हमारे दिल में बजता है, ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। हम ये नहीं समझ सकते कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसके लिए पूरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी बताने के लिए। लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि म्यूजिक न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी प्रभावित करता है। अच्छा, बात करते हैं, पता नहीं कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट को ये आइडिया क्यों सूझा। शायद ये कोई एक्सीडेंट होगा, लेकिन रिसर्चर्स ने मच्छरों को एक डब स्टेप म्यूजिशियन है स्क्रिलेक्स, उनके गाने सुनाने का फैसला किया। साइंटिस्ट उसके रिजल्ट्स देखकर बेहद शॉक थे। जिन मच्छरों ने इसके गाने सुने, उन्हें खून पीने और मेटिंग करने में इंटरेस्ट कम हो गया। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि दूसरे गानों में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके पीछे राज ये है कि इस गाने में कई हाई और लो फ्रिक्वेंसीज थी और इससे ये ब्लड सकर्स कंफ्यूज हो जाते थे। अब आप समझ गए होंगे कि जब अगली बार आप बाहर जाओ तो साथ में क्या लेके जाना चाहिए, समझ गए? द ब्यूटी ऑफ इमोशन। हम कई कारणों से रोते हैं, दुखी होने पर, डर लगने पर या फिर बहुत खुश होने पर, लेकिन हमारे आंसू हमेशा एक जैसे ही होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट, लिक्विड और नमकीन। लेकिन क्या ये सही है? दरअसल नहीं, ये सिर्फ एक जैसे लगते हैं। आंसुओं का कंपोजिशन पूरी तरह अलग हो सकता है। कुछ सालों पहले क्या हुआ भैया, एक डच आर्टिस्ट हैं मॉरिस मिकर्स, उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे इंसानी आंसुओं की जांच करी और इसके नतीजे काफी सरप्राइजिंग थे। उन्होंने कई सैंपल्स कलेक्ट किए थे, कुछ एक ही इंसान के और कुछ अलग अलग इंसानों के। ये सभी आंसू बिल्कुल एक स्नोफ्लेक की तरह अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बने हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपने प्यार को मिस कर रहे होते या फिर किचन में प्याज काट रहे होते तो आपके आंसू अलग अलग कंपोजिशन बना रहे होते। Isn't that amazing? Myth from childhood। हमें अक्सर कहा जाता है कि उंगलियां चटकाना एक अच्छी आदत नहीं है और बुढ़ापे में हमें इससे आर्थराइटिस हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? डोनाल्ड डंगर ने अपनी जिंदगी के 60 साल इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिए। जी हाँ, इस रिसर्चर्स ने कई सालों तक अपने बाएं हाथों की उंगलियों को चटकाया और अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बिल्कुल भी नहीं चटकाया। क्या आप इसका नतीजा जानना चाहोगे? उन्हें किसी भी हाथ पर आर्थराइटिस नहीं हुआ। और तो और उन्हें अपने प्रयास के लिए एक IG नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्या बात है। कार रेसिंग। जब हम किसी चूहे से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनते हैं तो कभी कभी हमें इस जानवर पर तरस आता है, लेकिन हमारी अगली कहानी में इन बेचारे जानवरों पर कोई टॉर्चर नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारी अगली स्टडी से ये जानवर और भी खुश नजर आए और इसके रिजल्ट से हमें ह्यूमन डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद मिल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड ने वर्जीनिया में उसके कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूहों को एक कस्टम मेड गाड़ी चलानी सिखाई। सच कह रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट में 17 चूहों को शामिल किया गया और इन सभी चूहों पर इस लर्निंग प्रोसेस का एक जैसा असर हुआ। उनके शरीर से स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गए और साइंटिस्ट को उनके खून में कोर्टिकोस्टेरॉन और
डिहाइड्रो एस्पिएंड्रोस्टेरोन भी मिला। हम इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं, कुछ ज्यादा हो गया। क्या आपको याद है कि जब आपने किसी स्किल में महारत हासिल कर ली थी तो थोड़ा सीरियस सोचते हैं, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने पूरी कामयाबी से बजाया या फिर किसी मुश्किल काम को पूरा कर लिया हो। ऐसे मोमेंट्स में बड़ी खुशी होती है और ये बात जानवरों पर भी लागू होती है। इसीलिए साइंटिस्ट अब इंसानी दिमाग का मैकेनिज्म भी अध्ययन करने जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वभाव को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अंडरकवर एजेंट। हम कह सकते हैं कि हमारा अगला जो हीरो है वो अपने काम से बहुत प्यार करता है। कुछ सालों पहले ब्रिटेन के थॉमस ट्वास्टिस स्विस एल्प्स पर एक अद्भुत मिशन के लिए गए। वो 3 दिनों तक बकरियों के झुंड में एक बकरी बनकर रहे। वैसे थॉमस कोई प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं है, वो बस इस जानवर के बारे में जानकारी ले रहे थे। उन्हें पता था कि बकरियां खुद काफी स्मार्ट होती हैं और इसीलिए उन्होंने बकरियों जैसा दिखने वाला एक कॉस्ट्यूम बनवा लिया था। पहले दिन ये सब काफी मुश्किल लग रहा था। बर्फीले पहाड़ों पर चलने से उनके हाथ और पैरों में काफी दर्द हो रहा था। इसके साथ ही बकरियों का झुंड उनसे दूर दूर ही रहता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दूसरे बकरों को सूंघते थे, घास में नाक डालते थे और पेड़ों की पत्तियां खाते थे। किसी को उन पर शक नहीं हुआ और वो कुछ ही दिनों में दोबारा एल्प्स से लौट आए और तो और उन्हें अपने दिल की रानी भी मिल गई। रोबोटिक पेट। आने वाले दशकों में हमारे आसपास आज से कई ज्यादा रोबोट्स दिखाई देंगे। फिलहाल हमारा सामना किसी मशीनी कैशियर या रेस्टोरेंट के रोबोटिक वेटर से ही नहीं हो रहा, लेकिन जल्द ही लेबर मार्केट पूरी तरह बदलने वाला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे इंसानों की जगह लेने वाला है। इसके साथ ही जल्द ही हमारे पालतू जानवर एक अनइनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए कुत्ता या बिल्ली। ऐसे जानवरों का देखभाल करना भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अचानक उनकी मौत भी नहीं होगी। वैसे जापान में पहले एनिमल रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें इंडस्ट्रियल स्केल पर नहीं बनाया जाता। इन जानवरों को हमारे जीवन में लाने से पहले साइंटिस्ट ने इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया। उन्होंने इन रोबोट्स को हमारे पालतू जानवरों से मिलवाया। शुरू में शांत कुत्ते ने भी इस अनजान जानवर को देखकर थोड़ा एग्रेशन दिखाया। पहले वो इस अनजान चीज को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इसे सूंघने लगे और अपनी पूंछ हिलाने लगे। कुछ दूसरे कुत्तों ने अपने नए दोस्त को काफी पसंद किया और हमेशा उनके साथ खेलने के लिए तैयार रहते थे। किसी ने इनके इतने जल्दी घुल मिल जाने को एक्सपेक्ट नहीं किया था। परफेक्ट मेमोरी। कई एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया है कि कौवे बेहद शातिर पक्षी होते हैं और ये लोगों के चेहरे भी पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो उन लोगों को हमेशा स्वागत करेंगे जो उन्हें खाना लेकर आते हैं, लेकिन किसी इंसान ने अगर उनके साथ बदतमीजी करी है या दूसरे जानवरों को परेशान किया है तो उसका चेहरा जिंदगी भर याद रखते हैं। सच्ची बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने भी इस थ्योरी को कंफर्म किया है। उन्होंने इसके लिए 2 मास्क बनवाए। एक मास्क था अमेरिका का पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड चीनी का, और दूसरा मास्क था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने कुछ गाय पकड़ी थी और फिर उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया था। लेकिन तुरंत छोड़ने के बाद भी क्या इन पक्षियों ने उसे माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं। हर बार जब उन्हें इस व्यक्ति का मास्क नजर आता था तब कौवे गुस्सा हो जाते थे और हंगामा करते थे। उस व्यक्ति के मास्क को सिर्फ कौवे ही नहीं बल्कि गाय भी पहचान सकती थी। लेकिन जब कोई उस अमेरिकन पॉलिटिशियन का मास्क पहनकर आता था तो ये कौवे कोई रिएक्शन नहीं देते थे। 5 साल बाद क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया गया और इस बार भी नतीजे पहले जैसे ही थे। इससे क्लियर हो गया ना? स्पीड बम्प। हमें पता है कि आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स सड़कों पर ड्राइवर्स को परेशान करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही एक और बात सामने आई है, आप स्पीड बम्प से एक फ्री मेडिकल डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के कुछ रिसर्चर्स ने पाया है कि अगर कार के स्पीड बम्प से गुजरने के बाद किसी पैसेंजर को अपने पेट से निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो तो ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स हो सकता है। इसीलिए अगली बार अगर आप किसी स्पीड बम्प से गुजर रहे हो तो अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। कोई दर्द अगर आपको महसूस हो तो सीधे अपने डॉक्टर की तरफ ड्राइव करते रहिए। 1 सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।